गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे। और हमारे इस प्यारे से रामबाण क्रैश कोर्स को क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन पार्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से टॉपिक कवर कर रहे होंगे। आज का हमारा जो नया टॉपिक है, आज का जो हमारा न्यू लेक्चर है, जिसमें हम लोग कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट का द वेरी एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। कौन से डेरिवेशंस आए हैं उनको पढ़ेंगे, और कौन से ऐसे सर्किट हैं जिनको पढ़ लिया जाए तो कंप्लीट अल्टरनेटिंग करंट सिर्फ एक वीडियो में समाप्त हो सकता है। उन टॉपिक्स के बारे में आज के क्लास में बेसिक से डिस्कशन करेंगे अपर लेवल तक। बिल्कुल विधिवत तरीके से ध्यान से टॉपिक्स को सुनते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को गौर करिएगा, और सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा बिल्कुल स्टार्टिंग से ज़ीरो लेवल से। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा अल्टरनेटिंग करंट जब हम पढ़ते हैं तो पहला डाउट यही उठता है बच्चों के मन में कि सर अल्टरनेटिंग करंट है कौन सी बला, मतलब अल्टरनेटिंग करंट आई कहाँ से। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको एक बेसिक समझना होगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ करंट। आपको करंट की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो करंट की डेफिनेशन क्या कहती है भैया? करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इट मीन्स जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम इंटरवल, जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है पर यूनिट टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड करंट। बेसिक डेफिनेशन। और विधिवत तरीके से कहें तो एक्चुअल में जो करंट का मेजरमेंट होता है किसी वायर में, एक्चुअल में जो करंट का मेजरमेंट होता है किसी कंडक्टिंग वायर में, तो वो ये कहता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, जो एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट है, एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट, तो एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट क्या होता है? तो ये इस बात को कोरिलेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज पासिंग, ये एक्चुअल डेफिनेशन है, एक्चुअल डेफिनेशन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, पासिंग थ्रू द कंडक्टर, total number of electrons which is passing through the conductor normally per unit cross sectional area, per unit cross sectional area, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है रियल डेफिनेशन ऑफ करंट। क्योंकि अगर आप चाहते हो ना कि वास्तविकता में करंट का मेजरमेंट किया जाए, तो आप इस बात को देखो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से मतलब एंटर किए हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन इस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से क्रॉस कर गए। ये बेटा कहलाता है एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ करंट। ये बहुत खास बारीकी आपको बता रहा हूं। हम लोग रट्टाफिकेशन पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, ये बकवास लैंग्वेज है, एक्चुअल में ये सही नहीं है, वो तो बस काम चलाहू है। रियल डेफिनेशन ये कहता है कि किसी कंडक्टिंग वायर में कितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में एंटर किए और कितने इलेक्ट्रॉन उसी पर यूनिट टाइम में निकल गए, दैट इज द रियल मेजरमेंट ऑफ करंट। उम्मीद करता हूं कि अब समझ गए होंगे। नहीं समझे तो एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाता हूं इसी बातों को। जैसे लेट सपोज मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, और इस कंडक्टिंग वायर में फॉर एग्जांपल यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं, 20 इलेक्ट्रॉन्स एंटर किए, और यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 20 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो पता है करंट की वैल्यू क्या है? करंट की वैल्यू है 20 एम्पियर, 20 एम्पियर। इसी तरह मान लो ये कोई कंडक्टिंग वायर है, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टिंग वायर है, इस कंडक्टिंग वायर में
2 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इंटरवल आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके क्रॉस सेक्शन से निकल जा रहे हैं, तो पता है करंट की वैल्यू होगी 2 एम्पियर। क्योंकि मैं यही आपको समझा रहा हूं, किसी कंडक्टर में पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन एंटर किए और कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, दैट इज कॉल्ड करंट। अब उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होंगी चीजें। तो बेटा अगर आपको करंट का बेसिक क्लियर हो गया, तो इस करंट के 2 सगे भाई हैं, इस करंट के 2 सगे भाई हो जाते हैं। एक कहलाता है डायरेक्ट करंट और एक कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग डीसी करंट और एसी करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी करंट एंड डीसी करंट, ऊपर वाले को डीसी और सेकंड वाले को एसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि सर अब आप फिर अगेन कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए, बताइए फिर डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या है। चलिए तो बताते हैं फिर डायरेक्ट करंट क्या है। एसी एंड डीसी, पहला टॉपिक डीसी करंट। तो देखो डीसी करंट क्या होता है, एक लाइन में डेफिनेशन बताऊंगा, केवल यही याद रखना। ऐसा करंट जो कि यूनी डायरेक्शनल हो, करंट विच इज यूनी डायरेक्शनल। सर यूनी का क्या मतलब है, जो एक डायरेक्शन में चलता है। यूनी डायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट, इसकी एक डायरेक्शन होती है, और इसकी क्या बात है, इसका मैग्नीट्यूड जो है प्लस डायरेक्शन, मतलब जो डीसी करंट है इसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चेंज नहीं होते, इट मींस कांस्टेंट बना रहता है। डीसी करंट की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ करंट नेवर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। समय के साथ इनका डायरेक्शन कभी नहीं बदल सकता। हाँ ये पॉसिबल है कि क्या पता पॉजिटिव करंट हो, क्या पता निगेटिव करंट हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकता, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं हो सकता। इट मींस दिस इज यूनी डायरेक्शनल करंट। और आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये है करंट का ग्राफ, ये है टाइम का ग्राफ। तो यूनी डायरेक्शनल होने के वजह से बेटा इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। इस ग्राफ को आप ये भी कह सकते हैं कि मे बी करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये नीचे से भी पास कर सकती है, दैट इज दिस, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये है टाइम टी, दिस इज करंट आई। बातें क्लियर बेटा। यूनी डायरेक्शनल का मतलब समझना, देखो ये जो लाइन है ना यही दर्शा रहा है यूनी डायरेक्शनल। यहाँ पे पॉजिटिव यूनी डायरेक्शनल है, यहाँ पे निगेटिव यूनी डायरेक्शनल है। तो आप इस बात को याद रखिएगा बेटा कि जो डीसी करंट होती है ये यूनी डायरेक्शनल होती। कभी भी इसका ग्राफ ऐसे मत बना देना, देख लो जो गलतियां बच्चे करते हैं मैं इसीलिए सचेत कर देता हूं कि गलती नहीं होना चाहिए। ये लाइन देखो, ये लाइन ये गलत है ग्राफ। कुछ लोग ग्राफ ऐसे बना देंगे, ये फिर ये नहीं हो सकता। ये जो ग्राफ देख रहे हो ना ये कभी नहीं होगा, ये जो अभी बना रहा हूं ये कभी नहीं हो सकता। तो यूनी डायरेक्शनल का मतलब है या तो वो प्लस वाई एक्सिस पे होगा या तो माइनस वाई एक्सिस पे, और वो भी कांस्टेंट स्लोप के साथ, मतलब कि ये लाइन हॉरिजेंटल होगा, यूनी डायरेक्शनल होगा, कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पे जो घड़ी में बैटरी लगती है ना, घड़ी जो दीवार पे आप टांगते हो, वॉल क्लॉक,
वॉल क्लॉक में जो बैटरी लगाते हो वो डीसी करंट है। रेडियो वगैरह में याद करो, पुराने ज़माने में एक बैटरी वाला रेडियो चला करता था जिसमें ट्यूनिंग सेट करते थे गोल वाला घुमा घुमा के, उसमें भी लगने वाली बैटरी डीसी करंट का एग्जाम्पल होती थी। आज के जो हैंड वॉच होते हैं या फिर जितने ये रिमोट हो गए, रिमोट, इन सभी में जो बैटरी लगती है ना वो सब डीसी करंट है। तो डीसी करंट का एग्जाम्पल सबसे बेहतर है, कांस्टेंट होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता, डायरेक्शन नहीं चेंज हो सकता, यूनिडायरेक्शनल होता है। एक शब्द में यूनिडायरेक्शनल। चलिए भैया फिर अल्टरनेटिंग करंट समझते हैं। सर इतना देर लग गया अल्टरनेटिंग करंट में आने में, भैया इसी को बेसिक कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। यहाँ से तुम्हारा चैप्टर का शुभारंभ होता है। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट? किताबों में तो डायरेक्ट चीज़ें स्टार्ट कर देती है, मगर तह के साथ चलना जरूरी है। अल्टरनेटिंग करंट एसी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं एसी। तो क्या होता है सर एसी? A current which continuously change its directional. A current that change a current that change magnitude as well as direction, as well as direction, both continuously, both continuously, that is called alternating current। और शॉर्टकट में अगर वो यूनि डायरेक्शनल था तो ये बाई डायरेक्शनल होगा, याद रखिएगा ये बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल करंट होती है, बस इसमें इतना ही याद रखिए। अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है, एसी सर्किट ऐसा सर्किट होता है, एसी करंट ऐसा करंट होता है जो कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन एज वेल एज अपना मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करेगा। तो सर फिर ग्राफ के थ्रू बताइए। बिल्कुल बेटा, बिना ग्राफ के ये चीज़ें आप समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए अब हम इसका ग्राफ का डिस्कशन कर देते हैं। जो एसी सर्किट होती है बेटा वो बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से चलती है। ये देखिए हमने वाई एक्सिस का ग्राफ बनाया, तो अल्टरनेटिंग करंट मलखा के चलती है। कैसे चलती है भैया? मलखा के। ये देखो ये अल्टरनेटिंग करंट एकदम ज़बरदस्त वे में चलती है। तो ये देख पा रहे हैं आप ग्राफ में, देख रहे हो कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, कुछ समय ऊपर कुछ समय नीचे, इसको कहते हैं मलखा के चलना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर, याद रखिएगा। सर फिर एक बात बताइए, कैसे आप समझ गए डायरेक्शन बदल रहा है कंटिन्यूअसली? नहीं नहीं, आप कैसे कह दिए कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है? आओ बेटा देख लो, ये देखो इस समय ये डायरेक्शन है, ये देखो इस समय ये डायरेक्शन है, इस समय ये डायरेक्शन है, अगेन इस समय डायरेक्शन ये है, अगेन ये डायरेक्शन है, अगेन ये डायरेक्शन है, अगेन ये डायरेक्शन है। मतलब हर टाइम पर इस करंट का डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, जो कि मैंने ब्लू मार्कर से आपको दिखा दिया। इसी का, ये तो किताबों का ग्राफ होता है बेटा, ये तो किताबों का ग्राफ होता है, हम थोड़ा बेहतर आपको पढ़ाएंगे। कुछ समय ये देखो पॉजिटिव है, कुछ समय निगेटिव है, कुछ समय पॉजिटिव है, कुछ समय निगेटिव है, ऐसे करंट को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन 3 ग्राफ मैं आपको एकदम ज़बरदस्त और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा, आपके जेईई मेंस लेवल के सवाल हो जाएंगे बहुत ईजिली, केवल देख करके आंसर बताओगे। चलिए, ये हमारा करंट का ग्राफ है, ये रहा हमारा टाइम का ग्राफ। अगर कोई करंट ऐसे चले, ये 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 भी कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट बेटा, ये भी कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आप थोड़ा सा देख करके चीज़ों को समझ जाएंगे। दिस इज आवर अल्टरनेटिंग करंट। जो वाइट पेन से बना है, ये देखिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सॉरी, ये रहा आपका ग्राफ, ये है देखो, ये येलो कलर का ग्राफ, ये येलो कलर का ग्राफ, ये येलो कलर का ग्राफ,
ये येलो कलर का ग्राफ, ये येलो कलर का ग्राफ। बेटा इस ग्राफ को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कंटिन्यूअसली वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप ध्यान दो तो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू निगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू निगेटिव। मतलब खुद ध्यान दो, जो जीरो पर करंट की वैल्यू देखो, एट 0,0 पॉजिटिव वैल्यू है, फिर निगेटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव। तो कंटिन्यूअसली इस ग्राफ को कहेंगे एसी सर्किट का ग्राफ। और सवाल देखते हैं, आइए। मजा तभी आता है जब कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी हो और जब पढ़ाने में मजा आए, जब लड़कों को समझ में आए। सीधी सी चीज, मजा तब आता है जब कॉन्सेप्ट तगड़ा दो और बच्चों को समझ में भी आए। चलिए देखिए एक और ग्राफ। ये मैंने बनाया करंट एक्सिस, ये मैंने बनाया टाइम एक्सिस। आपको एक बात बताएं, राज की बात बताएं, ग्राफ ऐसे भी बनता है अल्टरनेटिंग करंट का। ये देखिए एकदम सही ग्राफ है। इसको भी कहोगे बेटा एसी करंट। सर कैसे? नहीं सर, कैसे कह देंगे ऐसी करंट? चलो देखो, ये देखो करंट की वैल्यू पॉजिटिव है कुछ टाइम पर, ये देखो इसकी वैल्यू निगेटिव है, फिर ये देखो करंट की वैल्यू पॉजिटिव है, फिर ये देखो निगेटिव है, फिर ये देखो पॉजिटिव है, फिर ये देखो निगेटिव है। मतलब कहीं ना कहीं बाई डायरेक्शनल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर करंट की वैल्यू कुछ समय पॉजिटिव, कुछ समय निगेटिव, कुछ समय पॉजिटिव, कुछ समय निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, तो ऐसे ग्राफ को कहते हैं एसी करंट का ग्राफ। किताब में सिर्फ एक ग्राफ बनाता है, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि साइन का ग्राफ है तो ऐसे होगा। बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन का ग्राफ हो। ये सब जेईई मेंस के बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, बातें क्लियर हो गई। तो एक ग्राफ, दो ग्राफ, तीन ग्राफ समझ जाना। कुल मिला के बेटा, कुल मिला के यहाँ पर पीरियोडिसिटी होता है। देखो एक शब्द बड़ा प्यारा से याद आ गया बेटा, अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिक फंक्शन होता है। ये पीरियोडिसिटी को फॉलो करेगा, पीरियोडिक फंक्शन। बड़ा अपर लेवल का टर्म मैंने यूज कर लिया। पीरियोडिक फंक्शन को ये फॉलो करता है, पीरियोडिसिटी रूल को फॉलो करता है। तो खास बात है सर, अब बच्चे पूछेंगे सर ये पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? पूछोगे ना, मुझे पता है। कहोगे सर नया शब्द यूज करते हैं तो एक्सप्लेन किया करिए। चलो भैया काहे नाराज होते हो, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि अगर किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद पाथ रोटेट हो रहा है, पाथ रिपीट हो रहा है, उसी को कहते हैं पीरियोडिसिटी। बात को समझिएगा। जैसे साइन ग्राफ को देखो तो इतने टाइम के बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, ये देखो इसका 1 पीरियड है। इसी तरह यहाँ पे देखो बेटा, तो ये इतने टाइम के बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है। मतलब कुल मिला के पीरियोडिसिटी का मतलब होता है कि कोई ऐसा ग्राफ जो बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। देखो इस ग्राफ में भी रिपीटेशन हो रहा है। एक एक ग्राफ ये है, 1 साइकिल इसकी ये है, तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। देख लो, एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर फिर एक बार नीचे। उसी तरह यहां देखो, पॉजिटिव निगेटिव एक साइकिल, मतलब एक पीरियड, पॉजिटिव निगेटिव एक पीरियड, पॉजिटिव निगेटिव एक पीरियड। यहां पर भी देखो पॉजिटिव निगेटिव एक पीरियड, पॉजिटिव निगेटिव एक पीरियड। तो पीरियोडिसिटी फंक्शन का मतलब होता है कि ऐसा ग्राफ, ऐसा कर्व, ऐसा कोई चार्ट जहां पर फिक्स टाइम इंटरवल के बाद चीजें रिपीट होने लगे, तो उस एक रिपीटेशन को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। बाकी मैथ वाले सर से पढ़िएगा, मैथ वाले सर इसको और बेहतर पढ़ाएंगे। वहां पे कुछ होता है, फंक्शन होता है, बनाते हैं, जैसे साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन, ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत कम आता है लेकिन हाँ आता है। तो ठीक है, इतना सफिशिएंट है। अब आगे मूव ऑन करते हैं। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से मोस्ट एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन कैसे आती है। तो आइए धड़ल्ले से फास्ट वे में खत्म करते हैं छोटा सा टॉपिक। अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन आई कहां से है? तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला, फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला, फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला, फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला।
तो सर मैग्नेटिक फ्लक्स फार्मूला क्या कहता है, आइए बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्लक्स फाई बराबर बी ए कॉस का थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के एक छोटे से ग्राफ का, तो आइए इसका भी डिस्कशन कर लें। ये हमारा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है बेटा, ये है हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई कॉइल रोटेट कर रही हो, ये मैंने एक कॉइल मान लिया, ये कॉइल है और ये कॉइल रोटेट कर रही है। भाई बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कॉइल, कॉइल माने करंट कैरिंग कॉइल, जब कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल रोटेट करती है, कंटिन्यूअसली रोटेट करती है, तो ड्यू टू दिस कॉज फ्लक्स कंटिन्यूअसली चेंज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअसली चेंज एंड ऑल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो बेटा रोटेट करते समय जो थीटा एंगल होता है इसको कहते हैं ओमेगा इंटू टी। आप पढ़े हैं रोटेशनल मोशन का टॉपिक पढ़े होंगे, रोटेशनल मोशन में टॉपिक आपने पढ़ा होगा, याद दिलाता हूं क्लास 11th का फॉर्मूला, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में आप कहते थे जो ओमेगा होता था एंगुलर स्पीड, याद करिए बेटा क्लास 11th का टॉपिक एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर होता था थीटा अपॉन टी, याद है, याद करिए एंगुलर स्पीड ओमेगा बराबर हुआ करता था थीटा बाई टी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, क्योंकि जो कॉइल है ये कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है। यहाँ पे ओमेगा बराबर कांस्टेंट है जो कि कॉइल रोटेट कर रही है। एंगुलर स्पीड जो है कॉइल के रोटेट करने की जो एंगुलर स्पीड है ये कांस्टेंट है, इसलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा बराबर ओमेगा टी अब यहाँ पुट करेंगे। तो फाई बराबर अगला फॉर्मूला बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी, ये सही फॉर्मूला आ गया हमारा, सही फॉर्मूला हमारा आ गया, ठीक है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हमें बहुत अच्छे से मालूम है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा हमें अच्छे से मालूम है। थीटा को हमने चेंज कर दिया ओमेगा टी फॉर्मूले से, थीटा को चेंज कर दिया ओमेगा टी फॉर्मूले से। अब क्या करेंगे, अब इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्यों, क्योंकि थीटा को चेंज इसलिए किया हमने बेटा, थीटा को हमने इसलिए चेंज किया ताकि डिफरेंशिएबल फंक्शन बना सकें, ताकि डिफरेंशिएबल फंक्शन बना सकें। तो थीटा बराबर ओमेगा टी हमने एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट यूज करके बता दिया, हमने थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी चेंज करके इसको डिफरेंशिएबल फंक्शन बना लिया। अब क्या करेंगे, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम डायरेक्ट कर देते हैं डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी, ये हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन हमने बना दिया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बचपन से पढ़े हैं बेटा, बचपन से पढ़े हैं डी फाई बाई डी टी, थोड़ा सा गौर करिएगा, डी फाई बाई डी टी अपनी जगह पड़ा हुआ है और यहाँ पे बी है कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बाहर आ जाएगा, एरिया ऑफ कॉइल कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन होगा तो ये ओमेगा बाहर आ जाएगा। जिन बच्चों को ना पता हो स्पष्ट सुनिएगा बेटा, स्पष्ट सुनिएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, वो भी निगेटिव साइन थीटा, और जब अंदर का थीटा टाइम पर डिपेंडेंट है तो यह पुनः डिफरेंशिएशन होगा, तो ओमेगा इंटू टी का डिफरेंशिएशन हो गया ओमेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ओमेगा मिलता है। वजह ये है डिफरेंशिएशन, वजह क्या है, डिफरेंशिएशन। तो बी ए कॉस ओमेगा टी था,
हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो बी ए आ गया बाहर, कॉस ओमेगा टी का फॉर्मूला हो गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी होने के बाद ओमेगा टी पुनः डिफ्रेंशिएशन हुआ तो ओमेगा आ गया। अब इस फॉर्मूले को समेट दीजिए, इस फॉर्मूले को समेट दीजिए, तो डी फाई बाई डी टी दैट इज इक्वल टू माइनस बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। यहाँ तक बातें क्लियर है? क्या हम लोग इसको नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? अगर आपको दिक्कत ना हो बेटा, अगर आपको दिक्कत ना हो तो हम इसको अब हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारा पहला स्टेप था बी ए कॉस थीटा, थीटा को चेंज कर दिए ओमेगा टी के बाद यहाँ हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इस कॉइल के n टर्न्स हैं तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। तो जैसे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशन देखिए क्या बन जाएगा। n अपनी जगह है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इक्वल टू माइनस इधर है n बी ए ओमेगा और बगल में है साइन ओमेगा टी। देख लो बेटा यही तो होगा, आप देख लो यही तो होगा। डी फाई बाई डी टी को n से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, और साइन ओमेगा टी के बगल में जो था इसको n से मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया। आप बचपन से पढ़े हैं n डी फाई बाई डी टी जो होता है इसको e कहते हैं। याद करिए पिछला चैप्टर, याद करिए पिछला चैप्टर, जो n डी फाई बाई डी टी होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ फैराडे लॉ भैया, फैराडे लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, E बराबर n फाई बाई डी टी होता है। तो ये E हो गया और माइनस इधर आ चुका है। आप याद करिए, मैं याद दिला दे रहा हूँ, E का फॉर्मूला होता था माइनस ऑफ n डी फाई बाई डी टी। तो इस माइनस को इस पार भेज दो, इस माइनस को इस पार भेज दो, क्या दिक्कत है? चलो देखो, माइनस हमने इस पार भेज दिया तो ये n हो गया, डी फाई बाई डी टी हो गया, और इक्वेशन हमारी हो गई n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक, ये पूरी क्वांटिटी E हो गई। E बराबर n बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और आपको एक बात बताएं, ये क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, n बी ए ओमेगा कांस्टेंट हो गया E नॉट। तो इक्वेशन बन गई E बराबर E नॉट साइन का ओमेगा टी। और बेटा ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। ये किसकी है इक्वेशन? इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है। हम लोगों ने ये जान लिया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की इक्वेशन है, याद करिए फैराडे का नियम, माइनस इस साइड आया और n डी फाई बाई डी टी की जगह हमने E रख दिया, और E बराबर ये जो इतना बड़ा डाटा है n बी ए ओमेगा, इसको हमने कह दिया E नॉट, और E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी किसकी इक्वेशन है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। याद करिए फैराडे का पहला लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ याद है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, और सेकंड लॉ इंड्यूस्ड करंट। तो करंट से वास्ता नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और याद दिलाता हूँ सेम इसी इक्वेशन से, इस मदर इक्वेशन से हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो हम जान चुके हैं E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। ये कौन सी इक्वेशन है? ये इक्वेशन है करंट कैरिंग कॉइल। देखो ध्यान समझना, करंट कैरिंग कॉइल इज रोटेटिंग, करंट कैरिंग कॉइल इज रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड ओमेगा। देन
ड्यू टू दिस कॉयल, देन ड्यू टू दिस कॉयल, इस कॉयल के कारण, कौन सी कॉयल, ये देखिए ये कॉयल, इस कॉयल के कारण, देन ड्यू टू दिस कॉयल इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी। आप सभी को पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है, जो यूनिट होती है वो आ चुकी है, और ई का यूनिट होता है बोल्ट। और ये जो ई नॉट टर्म यूज हुआ है, ई नॉट, इसको कहते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। मैक्सिमम ईएमएफ कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ, जहां पर ई नॉट की वैल्यू होगी एन बी ए ओमेगा, पूरा ये पूरी क्वांटिटी ई नॉट की वैल्यू है। तो याद रखिएगा, यहां से हमारा इक्वेशन प्रूव होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहीं से अब सगा भाई है तो कॉपी कर लेंगे, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पर ई का मतलब है वोल्टेज, तो यहाँ से दो इक्वेशन निकलती है, जिसको हम लोग कहते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये कहाँ से हो गया, आइए बता देते हैं। ये कहाँ से हुआ, देखो बारीकी से समझना। जो ई नॉट था, ई नॉट वोल्टेज था, तो ई नॉट सीधा सीधा वोल्टेज पे डिपेंड किया, तो ये हमारी है इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जो कि वोल्टेज के लिए एक्सप्रेशन होगा वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा वोल्टेज का एक्सप्रेशन है फॉर अल्टरनेटिंग करंट। और ये जो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, ये तो इक्वेशन है ही फॉर AC अल्टरनेटिंग करंट। इक्वेशन ऑफ AC तो है ही है ये, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। बातें क्लियर हो गई, सारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम का नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ये जितना कॉन्सेप्ट हमने बताया, ये जो भी कॉन्सेप्ट थे पूरे डेप्थ लेवल पे थे, छोड़ा हमने कुछ भी नहीं है, पूरा बेसिक देख लीजिए। बाई डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल, ठीक, कैसे प्रूफ करेंगे, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा से प्रूफ कर लेंगे, वीडियो में देख लीजिएगा। ये हमने जानबूझ करके कुछ टर्म लिख दिया ताकि आप समझ पाओ, और लास्ट इक्वेशन हम AC तक पहुंच गए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। अब आपका पहला क्वेश्चन होगा जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एवरेज वैल्यू, एवरेज किसकी बात भैया, एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, कौन सा करंट, AC। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ये पूछेगा, और दूसरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और कौन सा करंट, वही AC। चैप्टर का नाम ही जब AC है तो ये दो बातें हमें पढ़ना है। तो एक हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एवरेज का, एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एवरेज में लोचा है। एवरेज में हम लोग को दो टाइप से पढ़ना है, एक फुल साइकिल का और एक हाफ साइकिल का। तो पहले ही कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर दें ताकि कोई डाउट ना हो। जब हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं बेटा, तो थियरी नहीं कॉन्सेप्ट कहता है, थियरी छोड़ो कॉन्सेप्ट ही बोल देगा। जब हम अल्टरनेटिंग करंट का I वर्सेस T ग्राफ खींचते हैं तो हम ये पाते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलती है, आपके सामने देखिए मैंने बना दिया, ऐसे चलती है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC जो होता है फुल साइकिल का, ये 0 होता है। कितना होता है, 0। सर कैसे एवरेज वैल्यू 0 हो गई, तो देखो कुछ टाइम ये पॉजिटिव ऊपर है,
और कुछ टाइम ये निगेटिव नीचे है। ड्यू टू दिस रीज़न एक तरफ है प्लस आई, एक तरफ है माइनस आई, तो प्लस आई से माइनस आई कट जाता है, तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, 0। तो कॉन्सेप्ट कहता है हमें ये डिफाइन ही नहीं करना है, वैसे डेरिवेशन में कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। एग्जाम में ये पूछेगा कि अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू डिफाइन करिए, तो आप डिफाइन करोगे ओनली फॉर हाफ साइकिल, आप डिफाइन करोगे ओनली फॉर हाफ साइकिल। यही हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हाफ साइकिल का डिफाइन ही होता है, हाफ साइकिल का डिफाइन ही होता है, क्योंकि फुल साइकिल का कट करके 0 हो जाता है, इसलिए हम नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते। लेकिन फैक्ट याद होना चाहिए, क्यों, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव कट करके कैंसिल आउट हो गया। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल। बाकी ट्रिक आपको सिखा देंगे, घर पे कर सकते हैं, फुल साइकिल का भी हम आपको हिंट दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला हमारा टॉपिक है एवरेज वैल्यू, जो कि हाफ साइकिल के डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन होगा, चलिए कैसे डिफाइन होगा, एक एक तरफ से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले फॉर्मूला समझो कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ से आता है। तो चलिए देखिए, बेसिक फॉर्मूला करंट का कहता है, यहीं से हम समझा पाएंगे। बेसिक फार्मूला ऑफ करंट जो होता है, बेसिक फार्मूला ऑफ करंट जो होता है, दैट इज आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सही है। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। अगले स्टेप में हम रखेंगे आई इज इक्वल टू, ये जो डी क्यू है, डी क्यू की जगह पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए आई इंटू डी टी, क्योंकि क्यू बराबर होता है आई, तो ये हो गया आई इंटू डी टी। जो डी क्यू है इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया क्यू बराबर आई टी से, क्यू इज इक्वल टू आई टी, फ्रॉम क्यू इज इक्वल टू आई टी। जो स्मॉल क्यू लिखा है, क्यू की जगह हमने आई टी रख दिया, तो ये रहा आई, ये रहा डी टी, और डिवाइड किससे है, डी टी से डिवाइड है। तो बेटा ये एवरेज का फॉर्मूला है। अब एवरेज जब निकालते हैं तो एवरेज के लिए कंडीशन समझना, क्या कंडीशन है, आई ऑफ एवरेज, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आई ऑफ एवरेज का, आई ऑफ एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो। अगर 0 से t है तो फुल साइकिल, 0 से t है तो फुल साइकिल, ये है फॉर्मूला। बस लिमिट चढ़ा दो, dt का लिमिट है 0 से t, ऊपर भी dt का लिमिट है 0 से t। तो अगर तुमने लिमिट चढ़ाया फ्रॉम 0 से t, 0 से t, तो बेटा इसी फॉर्मूले को कहते हैं एवरेज फार्मूला। फिर से देख लो कैसे लिखते हैं, आई ऑफ एवरेज इज डिफाइंड दैट इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, आई इंटू डी टी होल डिवाइड बाई डी टी। जहाँ पे लिमिट लगेगी, जहाँ पे लिमिट लगेगी दोनों जगह, यहाँ पे अब की बार मैं 0 से t हाफ लिख देता हूँ, t हाफ, और यहाँ पर भी लिमिट रख देता हूँ 0 से t हाफ। तो t हाफ का मतलब है ये हाफ साइकिल का है, ये हाफ साइकिल की बात हो रही है। टी हाफ का मतलब है, टी हाफ का मतलब है हाफ साइकिल, और यहाँ पे फुल टी का मतलब है दिस इज फॉर फुल साइकिल, फुल साइकिल। और फुल साइकिल का एवरेज करंट क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके सॉर्ट आउट कर देंगे। ये बेसिक था बेटा, जरूर नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन ये उठता है ना कि एवरेज का फार्मूला सर हम रट्टा मारे, नहीं बेटा, बिना पढ़े तो काम नहीं चलेगा। ये एवरेज का फार्मूला तुमको रटा होना चाहिए, मतलब मैं रटने को नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। तो आई एवरेज को निकालने के लिए ये फार्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। दिस इज़ माइंड मैप, ये आपके लिए प्यारा सा एक माइंड मैप है, ताकि चीज़ों को तुम समझ पाओ। माइंड मैप है, ठीक, कि ऐसे याद रखेंगे। आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी, फिर क्यू की जगह आई टी पुट कर दो, तो ये आई डी टी हो गया, और लिमिट चढ़ा दो। लिमिट चढ़ाते समय कंडीशन है, जिसके साथ डी लगा होता है वही लिमिट देगा,
यहाँ डी टी है मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो इसलिए जीरो से कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी। यहाँ पर जीरो से टी हाफ, जीरो से टी हाफ, तो टी हाफ का मतलब है हाफ साइकिल और जीरो से टी का मतलब है फुल साइकिल। बचपन में पढ़े हो टाइम पीरियड ऑफ एनी एसएचएम मोशन, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है फुल टाइम पीरियड। अब यहाँ से ये तो बेसिक था, अब चलिए हम यूज करते हैं अपना डेरिवेशन शुभारंभ। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल, तो ये हम लोग किसका पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हाफ साइकिल का। यही डिफाइन ही है और जो डिफाइन है वही एग्जाम में पूछेगा। तो चलिए छोटा छोटा लिखते हैं, समझते चलिएगा। तो आई ऑफ एवरेज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी होल डिवाइड बाई डी टी। लिमिट रहेगी जीरो से टी हाफ और लिमिट रहेगी जीरो से टी हाफ। ठीक है, चलिए जीरो से टी हाफ, जीरो से टी हाफ दोनों जगह लिमिट लगी है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। आई एवरेज पड़े रहने दो, इधर साइड लिखा हुआ है आई का एवरेज। अब इससे बार बार नहीं लिखेंगे, पड़े रहने दो। आई की जगह इक्वेशन हमने डाल दिया अल्टरनेटिंग करंट का, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, आई की जगह हमने इक्वेशन डाल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी और बगल में है डी टी होल डिवाइड बाइड है डी टी। ठीक है, जहाँ पे लिमिट है जीरो से टी हाफ, ठीक, और ऊपर भी लिमिट है जीरो से टी हाफ, यही लिखा हुआ है, ऊपर भी वही लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो आई नॉट को बाहर फेंक दो, आई नॉट कांस्टेंट है तो आई नॉट आ गया बाहर। ठीक है बेटा, अब इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा और होल डिवाइड बाई है डी टी, इसका इंटीग्रेशन होगा। लिमिट जीरो से हाफ लगा हुआ है, बार बार नहीं बोलूंगा इसलिए आप समझ जाओ, लिमिट लगी हुई है, बगल में डी टी। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी। ये समाकलन हमने कर दिया, साइन ओमेगा टी का समाकलन हो गया। साइन ओमेगा टी का समाकलन कॉस ओमेगा टी और डिवाइड में आएगा ओमेगा, ये कांस्टेंट है क्योंकि साइन थीटा का समाकलन होगा कॉस थीटा, लेकिन ओमेगा टी का दोबारा इंटीग्रेशन होगा तो डिवाइड बाई ओमेगा, याद रखिए। अब पूरा होल डिवाइड कर दो, पूरा होल डिवाइड, तो होल डिवाइड में कौन है डी टी, और डी टी का समाकलन हो जाएगा केवल टी, डी टी का समाकलन हो जाएगा केवल टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल टी। मैंने गलती से समाकलन बोल दिया, इंटीग्रेशन डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा टी, और साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा ये, और बाहर कौन बैठा है आई नॉट बाहर बैठा है। ये समाकलन हमारा हो गया, इंटीग्रेशन ये हमारा हो गया। तो क्या हमने समझा, एवरेज का पहला फॉर्मूला, एवरेज का ये हमने फॉर्मूला लिखा, एवरेज का फॉर्मूला आई ऑफ एवरेज इज इक्वल टू आई इंटू डी टी, इंटीग्रेशन लगा दो, होल डिवाइड बाई डी टी लिख दो, बस ये हो गया इंटीग्रेशन। तो वैल्यू पुट कर दिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा टी। तो याद करने के लिए आप चाहो तो याद कर सकते हो, आपके याद करने के लिए अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको बेटा कोई कंफ्यूजन ना हो, एक रत्ती भी, ये अलग पॉइंट था, मैं यहाँ पे तुम्हारे याद करने के लिए याद रख सकते हो, लिख लो, याद रख सकते हो ताकि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो ना नोट्स बनाते समय, याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस का कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये याद कर सकते हो।
ये बायोलॉजी वाले बच्चे याद कर सकते हैं। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक, यही पॉइंट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए, बातें क्लियर। अब बात आती है लिमिट रखने की। अब बात आती है लिमिट रखने की, लेकिन ये कांस्टेंट ओमेगा इसको भी बाहर फेंक दो, क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो माइनस को हमने बाहर निकाल दिया। ये देखो, कॉस में जो माइनस है मैंने बाहर फेंक दिया। फिर हमने लिखा आई नॉट, और ये ओमेगा फ्री में आया है तो ओमेगा को भी नीचे लिख दो, आई नॉट अपॉन ओमेगा। और अब हमारा डब्बे में बचा है केवल और केवल कॉस ओमेगा टी, और भाग डिवाइड में है ओनली टी, जिसकी लिमिट है 0 से टी हाफ, और जिसकी लिमिट है 0 से टी हाफ। देख लिए बेटा, ये है कहानी। अब वैल्यू पुट करने की बारी आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो माइनस का आई नॉट पड़े रहने दो, डिवाइड बाई ओमेगा पड़े रहने दो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई बाई टी। ओमेगा की जगह रख दो 2 पाई बाई टी। देखो बेटा, ओमेगा जो है, ये देखो ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, ओमेगा की जगह हमने रख दिया 2 पाई बाई टी। और अब अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट क्या है, टी बाई 2। अपर लिमिट क्या है, टी बाई 2। और माइनस फॉर्मूले का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0, कॉस ओमेगा को जाने दो, बगल में सीधा 0 रख दो। वैसे 2 पाई बाई टी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, 2 पाई बाई टी से भी कर सकते हो, हमें कोई समस्या नहीं है। लो, तुम्हारे लिए लिख दे रहा हूँ, 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाइड बाई 0। लो, वैल्यू पुट हो गई, आपको रियल बता रहा हूँ, वैल्यू पुट हो गई। अब नीचे वाला जो लिमिट है यहाँ भी रखो, तो t बाई 2 माइनस 0, यहाँ भी तो लिमिट रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस t की जगह भी तो रखोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बस यही शॉर्ट आउट कर दो, तो चलो देखो, t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कटा, t से t कटा, बचा क्या, कॉस पाई। और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। ठीक, और यहाँ पे 0 का मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई टी, तो 0 इंटू समथिंग 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, देख लीजिए। और होल डिवाइड में है टी बाई 2, डिवाइड में है टी बाई 2। ठीक है, और आप मुझे बताओ इन सबके बाहर क्या है, माइनस ऑफ आई नॉट अपॉन ओमेगा, ये है। तो बस अब इसको सॉर्ट आउट कर दो, केवल इसी को सॉल्व कर दो, आंसर हो गया। बस इसी को सॉल्व कर दो, हमें जगह चाहिए, बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ चुका है। आंसर 90% आ चुका है। चलिए देखिए, अब इसको सॉर्ट आउट करते हैं। आई नॉट अपॉन ओमेगा अपनी जगह पड़े रहने दो, आई नॉट अपॉन ओमेगा पड़े रहने दो। ठीक, -1 मिलके हो गया -2। ठीक है, और होल डिवाइड में है टी बाई 2, बिल्कुल सही है, टी बाई 2। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो 2 टाइम्स आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा, यही तो होगा, देख लो, माइनस का 2 माइनस मिलके प्लस हो गया, और 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा, और पूरे का होल डिवाइड में टी बाई 2, पूरे का होल डिवाइड में टी बाई 2। तो 2 कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर, लिख लीजिए 2 आई नॉट डिवाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई टी, 2 बाई टी। बस यही सॉल्व कर लो, आंसर आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी पुट कर दें अगले स्टेप में। इसी अगले स्टेप में ध्यान से देखना, हम लोग इसको पुट कर देते हैं 2 पाई बाई टी। चलो ध्यान से देखो, 2 आई नॉट होल डिवाइड बाई ओमेगा की जगह पुट कर दो 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी। ठीक है, ये रहा 2 पाई बाई टी, और यहाँ पे है 2 अपनी जगह, और यहाँ पर है टी। ठीक, ऐसा थीम है, देख लो, 2 आई नॉट 2 आई नॉट 2 2, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी, ओमेगा की जगह क्या हमने पुट कर दिया बेटा, ये ओमेगा की जगह ये देखो 2 पाई बाई टी। ठीक, तो जो मेरा ब्रेन पावर कहता है टी से टी कट गया, 2 से 2 कट गया, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
तो आंसर क्या बचा 2i0, आंसर क्या बचा 2i0 होल डिवाइड बाई पाई, यही आया क्या 2i0 अपॉन पाई, दिस इज योर आंसर। अगले स्टेप में इसको लिख दिया, यही हमारा आंसर है एवरेज वैल्यू। तो देखिए एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल इज डिफाइन, इज डिफाइन क्या होती है भैया, क्या होता है, तो आई का एवरेज, आई का एवरेज किसके लिए, फ्रॉम जीरो से टी हाफ, ये देखो ये सिंबल आई का एवरेज फॉर टी हाफ, जो कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, क्या आ चुका है भैया 2i0 अपॉन पाई, 2i0 अपॉन पाई, दिस इज योर डेरिवेशन हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। और अब आपका एक एच डब्ल्यू आपका, यही सेम प्रोसेस, यही सेम प्रोसेस आपके लिए पूछेगा फॉर वोल्टेज, मतलब एवरेज वैल्यू फॉर वोल्टेज, एवरेज वैल्यू फॉर वोल्टेज। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करोगे, एवरेज की जगह V0 साइन ओमेगा टी, देख लो V0 साइन ओमेगा टी और होल डिवाइड बाई dt, और कहाँ से कहाँ इसका इंटीग्रेशन होगा, वही जीरो से टी हाफ इंटीग्रेशन होगा, सॉरी पीछे ये इंटीग्रेशन कर देना फ्रॉम जीरो से टी हाफ, और ये भी जीरो से टी हाफ, ये आ जाएगा वोल्टेज का इक्वेशन। सेम वही प्रोसेस है, जहां I0 साइन ओमेगा टी था वहां पे V0 साइन ओमेगा टी हो गया, I बराबर I0 था, यहाँ ये हो गया, और बगल में dt, बस सिंपल। तो इस प्रोसेस को सॉल्व करोगे, आपका होमवर्क है, देख लीजिए भैया, ये रहा डेरिवेशन आपके सामने, यहाँ से डेरिवेशन शुरू हुआ, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अगेन लाइन बाय लाइन प्रूव हुआ, और ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक, चलिए, तो हमारा ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली जब एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कहता है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, तो हाफ साइकिल का डिफाइन है, फुल साइकिल का डिफाइन नहीं है। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर नहीं बताना चाह रहे हैं, तो चलिए हम आपको सिखाएंगे, बेटा छोड़ेंगे कुछ नहीं। तो एक्चुअल में हमारा बोर्ड के पर्पज से डेरिवेशन हो चुका है, यही फॉर्मूला आपका वोल्टेज का भी आएगा जब सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे हाफ साइकिल का, तो पता है आंसर क्या आएगा 2v0 अपॉन पाई आएगा, इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर ये आएगा। तो अब हम लोग डिस्कशन करने चल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल, ये है नहीं सिलेबस में, पढ़ा दे रहा हूं, क्योंकि लिख दिया तो मतलब करना पड़ेगा। चलिए देखिए, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल, फॉर फुल साइकिल। तो फुल साइकिल के लिए कैसे डेरिवेशन होगा, चलो देख लो भैया, I ऑफ एवरेज दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू dt होल डिवाइड बाई dt फ्रॉम लिमिट जीरो से t, फ्रॉम लिमिट जीरो से t। यही डेरिवेशन करना है बस दोबारा, चलिए दोबारा करना है, फटाक से करते हैं, क्या दिक्कत है, मज़ा लेके पढ़ना है, ज़बरदस्त में मज़ा लेके पढ़ना है भाई, फिजिक्स है, मज़ा लेके पढ़ो, रोगे तो सजा हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, I0 साइन ओमेगा टी dt होल डिवाइड बाई dt
इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से टी, ठीक है। ये हमारा एवरेज है, ये हमारा एवरेज चल रहा है। अगले स्टेप में आपको पता ही है आई नॉट बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी डी टी का, कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, होल डिवाइड बाई, और ये हो जाएगा डी टी, कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, ठीक। चलिए इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब बारी आ गया ना करने का। तो आई नॉट बाहर, साइन ओमेगा टी का अभी हमने बताया इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा, ये इतना बड़ा इंटीग्रेशन होता है। और लिमिट कहाँ है, जीरो से टी है, लिमिट कहाँ है, जीरो से टी, होल डिवाइड बाई डी टी का इंटीग्रेशन टी, और लिमिट कहाँ से कहाँ, जीरो से टी। चलिए अगले स्टेप में वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं समेट करके, समेटना भी जरूरी है, समेटना। तो आई नॉट अपॉन ओमेगा हमने समेट लिया और माइनस उठा के बाहर फेंक दिया, ये माइनस हो गया। अब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ, जीरो से टी, और होल डिवाइड बाई ये हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, डाल देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने रख दिया। वैसे एक साथ भी रखते हैं, चलो एक साथ ही रखते हैं, एक साथ लिमिट रखेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्यों भाई, एक साथ अच्छा लगेगा ना। चलो टी लिमिट है जीरो से टी। चलिए अब लिमिट रखने की बारी आ गई, छोटा कर दे पेज, पेज छोटा कर दें। चलिए पेज छोटा हो गया, अब देखिए समझ में आएगा। माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा, माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा बाहर, कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई/टी और मल्टीप्लाइड बाई टी, अपर लिमिट रख दिया हमने, माइनस कॉस का 2 पाई/टी मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो, ये हमने रख दिया, और होल डिवाइड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रहा, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखना, टी से टी कट गया, ये देखो टी से, ये टी से, यार कलर क्या हो रहा है इसको, तो टी से टी कट गया, ये हमने टी से टी काट दिया, और कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1। याद करो वहां पे केवल पाई था, पिछला डेरिवेशन दिखा, ये देखो पिछला डेरिवेशन दिखा है, तुरंत समझ जाओगे। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे टी से टी कटा था, 2 से 2 कटा था, कॉस पाई बचा था, और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। लेकिन इस डेरिवेशन में, लेकिन इस डेरिवेशन में, इस इंटीग्रेशन वाले में कॉस 2 पाई/टी और मल्टीप्लाइड बाई टी, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, टी है, तो टी से टी जैसे कटा बचा कॉस 2 पाई, और कॉस 2 पाई की वैल्यू होती है +1, और यहाँ पे हो गया -1। अब आप मुझे बताओ, खुद अपना दिमाग यूज करो, ब्रेन यूज करो, ये है +1, ये है -1, क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो, और डिवाइड में है t-0, ये देखो डिवाइड में t-0, और बगल में मल्टीप्लाई कौन है, आई नॉट अपॉन ओमेगा। और आपको पता है कि जीरो का नंबर किसी से मल्टीप्लाई कर दें, ये +1 ये -1 कट करके जीरो हो गया, तो आंसर आपका जीरो, देखो कैसे हो गया, देखो आंसर कैसे जीरो हो गया, देखो आंसर कैसे जीरो हो गया, जीरो मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट अपॉन ओमेगा, जो कि निगेटिव का था, ये देख लो, +1 -1 जीरो हो गया, और इस पूरे को डिवाइड कर दो किससे, t-0 से, तो आपको पता है कि जीरो का मल्टीप्लाई किया तो जीरो, और जीरो बाई समथिंग जीरो, तो फाइनल आंसर हमारा हो गया जीरो। दिस इज आवर फाइनल आंसर, जिसको हम लोग इजिली कहेंगे, जिसको हम लोग इजिली कहेंगे कि यहां से हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड एवरेज वैल्यू ऑफ
एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर फुल साइकिल इज 0। बस, तो दो डेरिवेशन हमने डिटेल्ड वे में पढ़ लिया, एक हाफ साइकिल का, एक फुल साइकिल का।